दोस्तों हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। वो मेरे तजुर्बात को, मेरी सलाहियतों को मानता था। मेरा जवाब सुने बगैर ही तेजी से चलता हुआ मैदान की तरफ जाते हुए बोला, फूलवती जी रुक जाओ, ये घोड़ा सवारी के काबिल नहीं है। फूलवती घोड़े पर सवार होकर बोली, जीजा जी मैंने लंदन में ट्रेनिंग हासिल की है, घोड़ों को आपसे ज्यादा पहचानती हूँ। वो बोला, इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा इस घोड़े को समझ रहा हूँ। उसने कहा, अगर समझ रहे हो तो बताएं इसमें क्या खराबी है, मुझे क्यों दूसरा घोड़ा लेना चाहिए। इस सवाल का जवाब महावीर के पास नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसमें क्या खराबी है। उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा, फिर इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं दौड़ता हुआ उधर जाने लगा। उसी वक्त फूलवती ने घोड़े को एड़ लगाई। वो एक झटके से आगे बढ़ गया और सर पर दौड़ने लगा। फूलवती बड़े मजबूत इरादों की मालिका थी। बदमस्त घोड़ों को काबू में करना जानती थी। वो उसे मैदान में दौड़ाने लगी। कमालात दिखाने के लिए एक बार घोड़े से उतर गई, फिर उसके साथ दौड़ती हुई उछलकर फिर उस पर सवार हो गई। राजा महावीर मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी खामोश निगाहें कह रही थी कि घोड़ा गलत नहीं है। मैंने उससे गलत कहलवाकर फूलवती के सामने उसकी तौहीन की है। फूलवती बड़ी पुरएतमाद थी। उसने तेज रफ्तार घोड़े की पीठ पर जमकर एक टारगेट की तरफ गोली चलाई। वहां रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर टूटकर बिखर गया। तमाशाई उछल उछल कर नारे लगाने लगे, राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी फूलवती की जय हो। मैं परेशान हो रहा था। मेरी तजर्बाकार आंखें देख रही थी और समझ रही थी कि घोड़े की चाल बदल रही है, मिजाज बदल रहा है, कुछ भी हो सकता था। मैं बेख्तियार घोड़े के पीछे दौड़ते हुए आवाजें देने लगा, राजकुमारी जी रुक जाएं, घोड़े से उतर जाएं, इसका मिजाज बदल रहा है, ये बहकने वाला है। वो जिद्दी राजकुमारी मेरी आवाज पर रुकने वाली नहीं थी। मैं पूरी तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए घोड़े की लगाम पकड़ लेना चाहता था। वो मुझे अपने पीछे आते देखकर कहकहे लगाने लगी। फिर उसने दूसरे टारगेट पर गोली चलाई। उसी वक्त घोड़े ने रुककर हिनहिनाते हुए अपनी अगली दो टांगे उठाई। रिवॉल्वर वाला हाथ भी उठ गया। गोली सनसनाती हुई एक तमाशाई के जिस्म में पैवस्त हो गई। फूलवती घोड़े की पीठ पर अपना तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रही थी। ऐसी हालत में ट्रिगर दबता चला गया। यके बाद दीगर कई गोलियां चलती चली गई। तड़ातड़ की आवाज के साथ भगदड़ मच गई। तमाशाइयों में से एक बेचारा मर गया था। दूसरे तमाम तमाशाई एक दूसरे पर गिरते पड़ते भाग रहे थे। वो मैदान जंग का घोड़ा नहीं था। उसने पहले गोलियां चलने की आवाजें नहीं सुनी थी। नशे में और बिदक गया था। बिदकने की एक वजह शराब की कसीर मिकदार थी। अब नशा सर चढ़कर बोल रहा था। वो फूलवती के काबू में नहीं रहा था। जिधर तमाशाई भाग रहे थे उधर दौड़ लगा रहा था। उधर मैं दौड़ता हुआ करीब आ गया था। फिर इससे पहले कि लगाम फूलवती के हाथों से छूट जाती, मैं छलांग लगाकर उसके पीछे आ गया। लगाम संभालते हुए अपने हाथों में ले ली। वो थोड़ी देर के लिए परेशान हुई थी। फिर मेरा सहारा मिलते ही कहकहा लगाते हुए बोली, क्या जबरदस्त सिचुएशन है, मजा आ रहा है। घोड़ा तमाशाइयों की भीड़ को चीरता हुआ अंधाधुंध दौड़ता जा रहा था। लगाम के इशारों को खातिर में नहीं ला रहा था, ना रुक रहा था, ना उसकी तेज रफ्तारी कम हो रही थी। वो हमें मैदान से, महल से और महल वालों से दूर ले जा रहा था। मैंने कहा, कुमारी जी ये बेलगाम हो रहा है, क्या इसे शराब पिलाई गई है? हाँ तो क्या हुआ, आपको मालूम होना चाहिए कि उसे ज्यादा पिला दी गई है। वो हंसते हुए बोली, जानती हूं, मैंने इंजॉय के लिए ज्यादा पिलाई है। मैंने हैरान होकर कहा, या खुदा, क्या आप जानती थी कि ऐसा होगा? इस हद तक नहीं जानती थी कि तुम्हारी गोद में आ जाऊंगी। ऐसी आफत की घड़ी थी कि वो बदमस्त घोड़ा हमें किसी पथरीली जमीन पर किसी खाई में गिरा सकता था। हम मर सकते थे, उसकी पीठ से गिरकर अपाहिज बन सकते थे। ऐसे में वो अपनी धड़कनों के गीत सुना रही थी। मैं अपना ध्यान सलामती की तरफ रखना चाहता था। पागल हो जाने वाला घोड़ा हमें गिराए बगैर कहीं रुकने वाला नहीं था। मैं तदबीर सोच रहा था कि हम किस तरह सलामती से जमीन पर पहुंच सकते हैं। पता नहीं हम कितनी दूर निकल आए थे। घने दरख्तों के साए से गुजर रहे थे।
उसे घोड़े से गिरने का खौफ नहीं था। ये यकीन था कि मैं बॉडीगार्ड हूं, उसे हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ और सलामती दूंगा। इसलिए वो शरारत कर रही थी और मैं उलझ उलझ कर बचाव की तदबीर सोच रहा था। घोड़े की तेज रफ्तारी कम नहीं हो रही थी। मैंने आगे कुछ फासले पर एक दरख्त की झुकी हुई शाख को देखा और फूलवती से कहा, मुझे मजबूती से पकड़ लो। वो तो मैंने जकड़ ही लिया है, अब तो कभी नहीं छोड़ूंगी। घोड़ा उस मतलूबा दरख्त के नीचे से गुजरने जा रहा था। मैंने उसकी लगाम छोड़ दी। एकदम से उछलकर झुकी हुई शाख को थाम लिया। उसे दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते ही घोड़ा हमारे नीचे से निकलता चला गया। उसके वहम गुमान में भी न था कि मैं बदमस्त बेलगाम घोड़े से यूं निजात हासिल कर लूंगा। वो मुझसे लिपटी हुई दरख्त की शाख से लटक रही थी और हैरानी से दीदे फैलाए मुझे देख रही थी। हम ज्यादा बुलंदी पर नहीं थे। मैंने शाख को छोड़ दिया। उसने नीचे गिरने के खौफ से चीख मारते हुए आंखें बंद कर ली। अगरचे वो दिलेर थी मगर औरत भी थी। बंद आंखों के पीछे से अंदाजा किया कि नीचे आ गई है। उसने आंखें खोलकर देखा, मैं घास पर पड़ा हुआ था और वो मेरे ऊपर लदी हुई थी। उसे एक जरा सी चोट नहीं आई थी। वो तो यूं भी मुझ पर लदी हुई थी, खुशी के मारे और ज्यादा लिपट गई। मैं उसकी बेबाकी से परेशान हो रहा था। वो राजकुमारी थी, कुछ भी कर सकती थी। फिर भी हिचकिचाते हुए बोला, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे यहां से उठने दें। उसने पूछा, क्या मैं बोझ लग रही हूं? ये बात नहीं है, मगर एक सुंदर राजकुमारी तुम पर मेहरबान हो रही है और तुम अगर मगर कर रहे हो। यही तो गड़बड़ वाली बात है। आप राजकुमारी हैं, मैं बॉडीगार्ड हूं। हम दोनों को अपनी अपनी हद में रहना चाहिए। वो कह रही थी, डॉक्टर डॉकलस ने कहा है मैं तुम्हें पाने के बाद हद से गुजर जाऊंगी। वो पामिस्ट मुझे कैसे जानता है? तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे नाम के पहले हरूफ बता चुका है। फिर उसने ये भी कहा था कि जो भी जी और एस वाला मेरी जिंदगी में आएगा वो मेरे धर्म का नहीं होगा और तुम मेरी तरह हिंदू नहीं मुसलमान हो। जरा सोचो, गौर करो। तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ। तुम राजकुमारी हो, मैं एक मुलाजिम हूँ। फिर ये कि मैं शादीशुदा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दीन में 4 शादियों की इजाजत है। तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पिता महाराज और राजघराने के लोग राजी हो जाएंगे? नहीं होंगे, मगर पामिस ने कहा है हम दोनों मुखालफिन से लड़ते रहने और बड़ी ही थका देने वाले इंतजार के बाद एक हो जाएंगे। तो फिर इंतजार करो। अभी हमारे दरमियान फासला रहना चाहिए। पहले अच्छी तरह सोचना समझना चाहिए कि एक राजकुमारी और मुलाजिम का मिलन नामुमकिन है। ये मुमकिन कैसे होगा? हमारे दरमियान दीन धर्म की दीवार है। मैं अपनी दीवार के साये में रहूंगा, उसे गिरने नहीं दूंगा। जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो मेरे लिए मुमकिन है। तुम ऐसे मर्द हो कि मैं तुम्हारे सांचे में ढल जाऊंगी, तुम्हारा दीन कबूल कर लूंगी। मैंने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा। पहली बार मोहब्बत और इज्जत से कहा, बहुत बड़ा फैसला कर रही हो। ये सोच लो कि सिर्फ तुम्हारा राजघराना ही नहीं, राजा महावीर चौहान भी हमारा दुश्मन हो जाएगा। ये सब तो होगा ही, मगर मैं फख्र करती रहूंगी जब तुम मेरी खातिर 2-2 राजाओं की फौज और सियासी कुव्वतों से लड़ते रहोगे। हिंदुस्तान के तमाम राजा और नवाब हुकूमत बरतानिया के साए में परवरिश पा रहे हैं। अगर वो दोनों राजा मुत्तहद होकर मुझ पर अंग्रेज सरकार से गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे तो अंग्रेज आका मुझे बागी समझकर गोली मारने का हुक्म दे देंगे। फिर मुझे और मेरे बीवी बच्चों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वो बोली, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें जानलेवा मुश्किलात से गुजरना होगा। मेरे भाग की रेखा और डॉक्टर डॉकलस की पेशन गोई कहती है मेरे जीवन में आने वाला आशिक जांबाज होगा, मेरी खातिर मुश्किल और बदतरीन हालात से गुजरेगा, फौलादी कुव्वतों से टकराएगा, लेकिन मुझे अपनी दुल्हन जरूर बनाएगा। मैंने कहा, अगर हमारे मुकद्दर में ये सब लिखा हुआ है तो फिर हमें इंतजार करना चाहिए। हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं करना है। हम तदबीर करते रहेंगे तो तकदीर बनती रहेगी। मेरे जहन में एक तदबीर है। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा, फिर पूछा, मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो? तुम सबसे पहले अपनी हैसियत बदलो, मालिक और आका बनो, गुलाम ना बनो, ये नौकरी छोड़ दो। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। वो मेरे अंदर की बात कह रही थी। अब शायद राजा चौहान की नौकरी छोड़ने का वक्त आ गया था। शायद ऐसे ही वक्त के लिए मैं राजा को नहीं छोड़ रहा था। एक दिन उसके साथ राजा विलिप के महल में आना था और यहां से फूलवती मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाने वाली थी।
मैंने कहा, तुम मेरे दिल की बात कह रही हो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मेरी बीवी अपने बच्चों के साथ कुछ अरसे तक मैके में रहेगी, तब तक मैं आज़ाद रहकर कोई बहुत बड़ा कारोबार करने और दौलत कमाने की कोशिश करूंगा। वो बोली, कोई कारोबार करोगे तो कितनी दौलत कमा लोगे? तुम्हें राजा महाराजा के बराबर दौलतमंद बनना है, उनसे ज्यादा ताकतवर बनना है, और ये मैं तुम्हें बनाऊंगी। वो महज मोहब्बत ही नहीं कर रही थी, मेरा मान मर्तबा भी बढ़ाना चाहती थी। उसने कहा, मुझे एक खुफिया खजाने का राज मालूम है। वहां 10 मन सोना और ढेर सारे हीरे जवाहरात छुपा कर रखे गए हैं। तुम उन्हें हासिल करने के बाद जमीन जायदाद खरीदोगे, बहुत बड़े जागीरदार बनकर अपनी एक फौज बनाओगे, हुकूमत बरतानिया के वफादार रहने का हल्फ उठाओगे, तो राजाओं और नवाबों की सफ में आ जाओगे। तुम्हारे अपने राजघराने की इब्तदा हो जाएगी। मैं उठकर बैठ गया। वो मुझे इज्जत, मान, मर्तबे और बुलंदी की तरफ ले जाने वाली दिल में समा रही थी, जहन में नक्श हो रही थी। मैंने पूछा, इतना सारा खजाना कहाँ है? इसी जंगल में। दादा महाराज ने एक शिकारगाह बनाई थी। उसकी इमारत बहुत पुरानी है। उसकी 4 दीवारी के बीच वाले कमरे में नीचे एक तहखाना है। वो आगे बहुत कुछ बताना चाहती थी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, कोई आ रहा है। वो फौरन ही मुझसे अलग हो गई। घास पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा, वो यहाँ से दूर है, जहां से छुपकर हमें देख रहा होगा। वहां दरख्त के सूखे हुए पत्ते उसके पैरों तले आ रहे हैं। मैं उन बिखरे हुए पत्तों की कर्राहें सुन रहा हूं। वो हैरानी से बोली, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम कैसे सुन रहे हो? वो भी सूखे हुए पत्तों की आवाजें। मैं तकरीबन 100 गज के फासले से कोई आवाज या आहट सुन लेता हूँ। वो मुझे बेयकीनी से देखने लगी। मैं एक तरफ झुककर जमीन से कान लगाकर सुनने लगा। वो मुझे तवज्जो से देख रही थी। मैंने कहा, घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं, वो बहुत दूर हैं। यकीनन तुम्हारे पिता महाराज के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और मैं फिर तवज्जो से सुनने लगा। फूलवती का तजस्सुस बढ़ गया था। क्या सचमुच तुम दूर की आवाजें सुन रहे हो? हाँ, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, तुम्हें यकीन हो जाएगा। अभी तुम कह रहे थे कि कोई एक शख्स कहीं छुपा हुआ है, उसके पैरों तले सूखे पत्ते चुरमुरा रहे हैं। हाँ, तकरीबन 25-30 गज के फासले पर है। मैं उठकर खड़ा हो गया और आवाज की सिमत देखने लगा। हर सिमत घने दरख्त थे। मैंने आगे बढ़ते हुए एक तनावर दरख्त की तरफ देखते हुए ललकारा, वहां कौन है? सामने आओ वरना गोली चलेगी। मैंने अपना रिवॉल्वर निकालकर उस दरख्त का निशाना लिया। हमारी तवक्को के खिलाफ राजा महावीर चौहान की आवाज सुनाई दी, गोली ना चलाना, हम आ रहे हैं। मैंने और फूलवती ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। वो परेशान होकर बोली, हे भगवान, जीजा जी जाने कब से छुपकर हमें देख रहे थे। मेरे सुनने की हिस्स कहती है, ये अभी हमारी तरफ आए हैं। हम उस दरख्त की सिमत देख रहे थे। वो उसके पीछे से नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था। वो गुस्से से होठों को भींच रहा था। मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। शायद उसने थोड़ी देर पहले राजकुमारी को मेरे गले का हार बनते देखा होगा। उसी बात पर तिलमिला रहा था कि एक मुलाजिम ने राजा के खाने पर मुंह मारा है, उसे झूठा कर दिया है। उससे ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी नजरों में मेरी औकात ही क्या थी? वो राजा था, मुझे ठोकरों में उड़ा सकता था, चुटकियों में मसल सकता था। उसके तेवर अच्छे नहीं थे। मैं मुहतात हो गया। फिर उसने जैसे ही मेरा निशाना लिया, मैं उछलकर एक दरख्त से आकर लग गया। जंगल के सन्नाटे में फायर की आवाज के साथ ही एक गोली मेरे करीब आकर दरख्त के तने में पैवस्त हो गई। अदावत का आगाज हो गया। मैं उसका बंदा न रहा। उस बंदा नवाज ने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारने का आगाज कर दिया। मुझ पर एक गोली चलाकर मेरी नमक हलाली का हक मुझसे छीन लिया। ये बात बहुत पहले ही मेरे जहन में थी कि अदावत की पहल मुझे नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। वो जरूर पहल करेगा, और यही हुआ। मैं बड़ी फुर्ती से छलांगे लगाता हुआ दरख्त के पीछे चला आया। फूलवती ने कहा, जीजा जी ये क्या कर रहे हैं? क्यों उसे मार डालना चाहते हैं? ये तो आपका बॉडीगार्ड है। वो गरजते हुए बोला, ये नमक हराम है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले 2 कोड़ी के नौकर ने तुम्हें हाथ लगाया है, एक राजकुमारी को मैला किया है। वो बोली, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं उसे चाहती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ, आप गोली ना चलाएं। वो गुस्से से और भड़क गया। थूकते हुए बोला, थू है तुम पर। एक नौकर को अपनी सुंदरता, अपनी जवानी देने से पहले हमारे पास आओ, पहले हमें खुश करो।
जब बेहया बेगैरत बनना ही है तो उसकी शुरुआत हमसे करो। वो गुस्से से बोली, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी दीदी आपकी धर्म पत्नी है। वो हकारत से बोला, कहाँ की दीदी, कहाँ की धर्म पत्नी, उसे तो तुम गोली मारकर अपने यार के साथ इधर आई हो, वो बेचारी तो स्वर्गवासी हो चुकी है। वो सदमे से चीखकर बोली, नहीं मेरी दीदी जिंदा हैं, मैंने उन्हें गोली नहीं मारी है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो बोला, वहां पंडाल में तुम्हारे पिता महाराज और पूरे राज घराने ने अपनी आंखों से देखा है, तुम अंधाधुंध फायर कर रही थी, एक तमाशाई मर गया, 2 जख्मी हुए और एक गोली तुम्हारी दीदी को दुनिया से ले गई। मैंने दरख्त के पीछे से कहा, आज से न तुम मेरे लिए राजा हो न मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मैं राजकुमारी फूलवती से कह रहा हूँ, यह बहुत ही मक्कार है। उसने शिकारगाह में होने वाली अंधी फायरिंग के दौरान अपनी दूसरी रानी शशिकला को गोली मारी थी। यहाँ तुम बदहवासी में गोलियां चला रही थी, उसने यहाँ भी इसी तरह फायदा उठाया होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, यह तुम्हारी दीदी को कत्ल करने की नीयत से आया था। उसने मेरी तरफ गोली चलाई, मैं दरख्त के पीछे था, फूलवती से कह रहा था, तुमने अपनी बहन की हत्या नहीं की है। इसके किसी सिक्योरिटी गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग के दौरान फायदा उठाते हुए इस कमबख्त के हुक्म की तामील की होगी। वो मेरी बातें सुन रही थी और नफरत से महावीर को देख रही थी। एक एक कदम पीछे हटती हुई मेरी तरफ दरख्त के पीछे आना चाहती थी। मैंने कहा, राजकुमारी मैं फिर कहता हूँ, घोड़ा सरकश हो गया था, तुम बदहवासी में फायर करती जा रही थी। इस चालबाज ने मौके से फायदा उठाकर तुम्हारी दीदी को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा कहते वक्त मेरी नजरें महावीर के पिस्तौल पर थी। वो अच्छी तरह समझ गया था कि अब राजकुमारी को हासिल नहीं कर सकेगा। उसने झुंझलाकर इसका निशाना लिया। मैंने उसी लम्हे में गोली चलाई। उसे कत्ल करके कानूनी गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। गोली उसके हाथ पर लगी, पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ा। उसने फौरन ही झुककर उसे उठाना चाहा। मैंने दूसरा फायर किया। गोली उसके पैरों के पास घास के तिनके उड़ाती हुई गुजर गई। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे चला गया। मैंने कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो पिस्तौल से दूर रहो। फूलवती दौड़ती हुई पिस्तौल के पास गई, फिर उसे जमीन से उठाकर उसका निशाना लेते हुए बोली, मेरी दीदी का कातिल यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मैंने उसकी तरफ जाते हुए कहा, इसे गोली ना मारना, हमें कत्ल के केस में नहीं उलझना चाहिए। वो उसे नफरत से देखते हुए बोली, तुमने कहा था थू है मुझ पर, मैं अपनी सुंदरता और जवानी एक नौकर को दे रही हूँ। तुम मुझे बेहया और बदचलन कहकर अपनी आगोश में बुला रहे थे। उसने एक फायर किया। गोली उसके एक बाजू का गोश्त उधेड़ती हुई गुजर गई। वो तकलीफ से कराहते हुए दूसरे हाथ से उस बाजू को थामना चाहता था। इससे पहले ही एक और फायर की आवाज गूंजी। दूसरा बाजू भी जख्मी हो गया। उसके दोनों हाथ बेजान होकर कटी हुई शाखों की तरह झूलने लगे। वो सीना तानकर लचकती मटकती हुई उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, मुझे अपनी आगोश में बुला रहे थे, लो मैं आ गई, मुझे बाजुओं में भर लो। सारी मर्दानगी सलामती से कायम रहती है। वो बेजान बाजुओं से उसे छू भी नहीं सकता था। तकलीफ से कराहते हुए मुझसे कह रहा था, कुमारी जी को समझाओ, मेरी हत्या करने के बाद तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने फूलवती के हाथ से पिस्तौल लेकर खाली किया, फिर उसे चौहान की एक मुट्ठी में पकड़ा दिया। उसके बाद फूलवती से कहा, आपने उसके सामने कह दिया, किसी और के सामने मुझसे मोहब्बत करने, मुझे दिलो जान से चाहने वाली बातें न करना। वो पलटकर मेरे करीब हो गई, मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैं किसी से नहीं डरती, डंके की चोट पर तुमसे प्यार करती रहूंगी।